हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हमें क्या पढ़ना है? ऑर्डर 7 और रूल 1 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो जैसे आपको थंबनेल से पता ही है, तो बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जैसे कि मैं आपको इतने दिन से बता रही हूँ कि अनअकैडमी आपकी हेल्प कर रहा है कि आप अपनी गोल जो कि जुडिशरी को अचीव करना है वो आपको पूरा करने में हेल्प कर रहा है। आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग माई रेफरल कोड अर्चना फॉर स्पेशल क्लासेस, इसके लिए भी, और फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन इसके लिए भी। ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है। आपके पास बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप अनअकैडमी को सेलेक्ट करते हैं। लाइव लर्निंग होती है आपको फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम। अनलिमिटेड एक्सेस होता है सभी कोर्सेज़ का। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के एक प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाए गए हैं। एक्सॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आर देयर। लाइव टेस्ट सीरीज़ आपकी होती है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है और इसके अलावा आपके आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं। स्पेशल क्लासेस चलते हैं जो कि आपको पता ही है कि ये सब क्लासेस चलते हैं सभी सब्जेक्ट पे। आपके मेजर लो, माइनर लो सब कवर किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये आपकी स्पेशल क्लासेस हैं, तो स्पेशल का मतलब यहाँ पर जो है आपको फ्री एक्सेस है। ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच अनिल खन्ना सर का 15 जून से स्टार्ट होगा। अनिल खन्ना सर की अंडर जो है 300 से ज़्यादा जजेस बन चुके हैं और ये बैच 5 मई से स्टार्ट हो चुका है। ये 15 मार्च से स्टार्ट हुआ और ये जून 9 से स्टार्ट होगा। तो ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रखा है बट अगर डाउट में हो तो उसकी भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी जो है आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर अनअकैडमी लेकर के आ रहा है। ठीक है, अभी ये स्पेशल क्लासेस का है अनिल खन्ना सर के द्वारा। ये 7 जून से लेकर 13 जून तक ये बैच होने वाला है और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। ये इसका स्केड्यूल है। ये सारी क्लासेस होंगी अलग अलग डेट पर। आईपीसी, एविडेंस, रेंट एविडेंस और एसआरए, सीपीसी, टोर्ट, हिंदू लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो अलग अलग डेट पे होंगी। और ये सब्सक्रिप्शन के लिए इफ़ यू गो देन 1 मंथ के लिए इतना है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 12 मंथ्स के लिए जाइए बिकॉज इट विल बी मोर बेनिफिशियल। जितने भी बैचेस हैं सभी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आप 12 महीने या फिर 18 महीने या 24 महीने जो आपको कन्वीनियंट हो आप ले सकते हैं। 2635 पर मंथ पड़ता है अगर आप 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं। EMI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कोड अर्चना है 10% ऑफ के लिए। और आप सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस तरीके से दिखेगा। देन 3 मंथ्स के लिए यू गो फॉर दिस और यहाँ पर आपको कोड लगाना है और कोड आपको क्या लगाना है? ARCHNA लगाना है। ये रहा कोड आपको जिसमें लगाना है। और मैंने आपको कहा कि आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र आएंगे। ये ऑफ़र इसमें से ही एक है कि 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो तो 2 मंथ एब्सोल्युटली फ्री है। 18 मंथ्स के लिए अगर अभी आप लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड पीरियड है, अगर आप अभी लाते हो तो 3 महीना फ्री। तो इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अवेल करने के लिए अर्चना कोड लगा लीजिएगा स्पेशल क्लासेस के लिए भी और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आपको और बतानी है, ये जो आपके सामने नोट दिख रहे हैं उसके आप टेलीग्राम पे लिंक अगर आप देखोगे मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर टेलीग्राम के लिंक को आप फॉलो करेंगे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे CPC के। ठीक है, तो ऑर्डर 7 जो है हमारा किसके बारे में? प्लेंट के बारे में। रूल 1 से लेकर रूल 9 के बारे तक है ये। इसको भी मैंने बाइफरकेट किया है। देखो, रूल 1 से लेकर रूल 8 तक क्या है कि पर्टिकुलर्स इन ए प्लेंट की, एक प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब एक प्लेंट जब वाद पत्र लेकर के वादी जो है कोर्ट में जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पॉइंट रखता है, वो सारी बातें रूल 1 से लेके 8 तक है। फिर उसके बाद रूल 9 में प्रोसीजर है कि जब प्लेन एडमिट की जाती है तो क्या होता है। रूल 10 से रूल 10B तक रिटर्न ऑफ प्लेंट है एंड अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ है। रूल 11 और रूल 13 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात हुई है। इसमें आपकी प्री पे भी क्वेश्चन बनते हैं और आपके मीन्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। रूल 14 से लेके 17 तक प्रोविजंस है फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखो आपको याद होगा मैंने सेक्शन 26 आपको पढ़ा दिया जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात हुई है। तो सेक्शन 26 क्या कहता है कि कोई भी सूट होता है वो कैसे इंस्टीट्यूट होगा? जब प्लेंट प्रेजेंट होएगी, प्लेंट के प्रेजेंटेशन के बाद ही कोई सूट जो होगा वो
कैसे इंस्टीट्यूट होगा, या फिर कोई और भी तरीका है प्रेस्क्राइब्ड है तो फिर उस तरीके से, वरना जनरली कैसे होगा, जनरली प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के साथ में एक सूट इंस्टीट्यूट होता है। और हर प्लेंट में फैक्ट है, फैक्ट क्या होंगे, फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट। एफिडेविट की हेल्प से जो होते हैं फैक्ट जो दिए होते हैं प्लेंट में वो प्रूव होते हैं। और प्रोवाइजो क्या कहता है, इसका प्रोवाइजो कहता है कि जो एफिडेविट लगेगा वो किस मैनर में होना चाहिए, जो ऑर्डर 6 के रूल 15A में बताया गया। ये हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें ना। तो अभी चलते हैं प्लेंट का मीनिंग देखते हैं। देखो प्लेंट की मीनिंग को देखो तो सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई एक स्टेटमेंट होता है दावे के लिए, या फिर एक प्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ के बारे में जिसके के ऊपर एक व्यक्ति सूट लेके जाता है। तो एक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है जिसके ऊपर एक व्यक्ति अपने सूट को लेके जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसको कह सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि क्लेम के लिए एक स्टेटमेंट एक व्यक्ति ने ला के दिया, लेकिन स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने ये लिख दिया कि देखिए बी ने है मेरे साथ ये किया है, आप मेरे से ये रिलीफ दिला दीजिए। नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है और उसी में प्लेंट को हमें लेके जाना होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेंट की बात करें तो क्या है, यही बात है कि हमें बताना है कि देखिए हमारे साथ ये हुआ, हमारे इन अधिकारों का हनन हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, अब हमें ये रिलीफ दिला दीजिए। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ होता है वो अपनी प्लेंट में लेके जाता है, क्या लेके जाता है कि ग्राउंड्स लेके जाता है, ग्राउंड्स बताता है कि क्या ग्राउंड्स हैं किनकी वजह से मैं कोर्ट में आया हूँ। या फिर हम कह रहे हैं इट कैन बी स्टेटेड दैट इट इज़ ए प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिव, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो प्लेंट होती है वो क्या है, वो प्लेंटिव की प्लीडिंग होती है, क्योंकि हमने ऑर्डर 6 में पढ़ लिया कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं, प्लीडिंग जनरली हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्लीडिंग में हमने पढ़ा था ऑर्डर 6 के रूल 1 में कि प्लीडिंग का मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि एक व्यक्ति जो हम किसको प्लेंटिव बोल रहे हैं, जो अपनी प्लीडिंग लेके आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, प्लेंट बोलते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ लेते हैं पहले रूल 1 से लेके और रूल 9 तक समझने से पहले। देखो पार्टीज टू सूट, हम जब भी प्लेंट लेके जाएंगे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा जाएगा कि प्लेंट में कौन कौन पार्टी हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊंगी, ये जो आपको लिंक इस चीज़ का तो मिल जाएगा, मतलब ये वीडियो तो मिल ही जाएगी आपको। इसके साथ साथ मैं एक लिंक और शेयर करूँगी आपके साथ, वो मेरा नहीं है बट वो मतलब किसी और की लिखी हुई है प्लेंट, बट वो मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं जो एक्चुअली प्लेंट में होनी चाहिए। तो आई विल शेयर विद यू, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, वो भी आपको टेलीग्राम की ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगी। तो पार्टीज टू सूट जो है वो क्या कहते हैं कि जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, जैसे नाम क्या है पार्टी का, फादर नेम क्या है, एज क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो कि ज़रूरी होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेंटिफ को, या फिर हम बात करें पार्टीज़ को, क्योंकि डिफेंडेंट का भी तो नाम जाता है ना। तो दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी पर्टिकुलर ज़रूरी होते हैं वो सभी के सभी हमें प्लेंट में लिखने होती हैं। और पार्टीज़ में आपको बता दिया, प्लेंटिफ भी आ गई और डिफेंडेंट भी आ गया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक व्यक्ति कोर्ट में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दावा लेके आया है, सूट लेके आया है, केस लेके आ रहा है, तो वो केस किसी न किसी मुद्दे पे तो लेके आया होगा ना, किसी न किसी बात पे तो होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि उसको परेशान करने के लिए आ गया है ज़बरदस्ती में, कुछ ना कुछ उसके अधिकार रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से ही थॉट टू हैव दिस काइंड ऑफ स्टेप कि मैं जाता हूँ और केस जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट करके आता हूँ। क्योंकि केस लड़ना और वो भी दीवानी लड़ना तो मतलब बिल्कुल दीवाना बना देता है ना, बिल्कुल सालों साल चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचता है और उसको पता है भाई ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और अब यही चाह रहा है कोर्ट के पास जाना ही। तो दैट इज़ वेयर ही द पर्सन सेलेक्ट और पर्सन ओप टू गो फॉर द केस टू फाइल इन द कोर्ट, है ना। कहता है कि मैं कोर्ट में जाके फाइल करूँगा केस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है प्लेंटिफ के लिए प्रूफ करना इससे पहले कि वो सक्सीड हो। अपने आप को सक्सीड करने के से पहले, मतलब अपने फेवर में अगर वो चाहता है कि मुझे जो है न्याय मिले, या उसको लगता है कि मेरे फेवर में कोर्ट का डिसीजन आए, तो जिन फैक्ट के ऊपर वो जो है लेके जाएगा केस, वो फैक्ट ही बोले गए हैं कॉज ऑफ एक्शन। या फिर हम कहें विच गिव्स द प्लेंटिफ राइट टू रिलीफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट, उसको भी हम कॉज ऑफ एक्शन बोल देते हैं। अगर कहीं पर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है प्लेंट में तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई कूक वर्सेस गिल के केस में।
बाय लॉर्ड ब्रेट क्या कहा उन्होंने कि कोज ऑफ एक्शन का मतलब होता है हर फैक्ट एवरी फैक्ट जो कि ज़रूरी है प्लेंटिफ को प्रूव करने के लिए अगर वो चाहता है कि उसके फेवर में डिसीजन आए। देखो, इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू जजमेंट ऑफ द कोर्ट, कि उसके फेवर में डिसीजन आए तो जिन फैक्ट को, जिन मुद्दों को उसको प्रूव करना है कोर्ट के सामने, उन्हीं फैक्ट और उन मुद्दों को कहा गया कोज ऑफ एक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें प्लेंट में देखना है वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी ये हमें बताना है प्लेंट में कि हाँ जी ये हम कोर्ट में लाए हैं तो कोर्ट का जो है पेक्यूनरी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। ठीक है, ये प्लेंट में लिखा जाता है। फिर वैल्यूएशन की बात करो तो प्लेंटिफ को ये भी बताना होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो कितनी वैल्यू का है। ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि भाई कितनी वैल्यू का है, क्यों? क्योंकि जिस कोर्ट में लेके आए हो भाई, अगर कोर्ट में लेके आए आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न, अगर 1 करोड़ का मुकदमा ले आओ तो आपको क्या लगता है कोर्ट आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोर्ट के पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन में नहीं है। इसलिए वैल्यूएशन बताना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है वो भी ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू इतनी है वो भी ज़रूरी है जब प्लेंट लिखी जाती है। फिर लिमिटेशन की बात करो, लिमिटेशन में रूल 6 क्या कहता है? कहता है जहाँ पर सूट बार होता है लिमिटेशन थे, तो उस केस में ये ज़रूरी है प्लेंटिफ को बताना कि अगर भाई मैं, एक बात सुनिए, एक लिमिटेशन में एक सूट बार हुआ, ठीक है, लिमिटेशन में बार है तो उसका मतलब नहीं ला सकते, फिर भी व्यक्ति प्लेंट लेके आया और बार होने के बावजूद भी डेट निकल गई जब उसकी लिमिटेशन वाली डेट थी, फिर भी ले आया, तो यहाँ कह रहे हैं कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पढ़ा था ना हमने हमारे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में, तो वो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि बताओ भाई अगर आप प्लेंट लेके आए हो तो रूल 6 कहता है अब यहाँ पर बताओ हमें कि क्या भाई की वजह है जो लिमिटेशन के बाद भी आप जो है प्लेंटिव जो हो वह प्लेंट लेके आ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति लिमिटेशन के बाद भी आता है प्लेंट लेके तो उसको बताना होगा कि आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट क्यों करें, कि आपको यहाँ पर हम क्षमा क्यों करें कि आप बाद में आए हो। लेकिन एक प्रोवाइजो ऐड हुआ अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ये कोर्ट को एम्पावर करता है प्लेंटिफ को परमिट करने के लिए, किस बात पे? ऑन ए न्यू ग्राउंड फॉर एग्जाम्पशन इफ इट इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द ग्राउंड्स मेंशन इन द प्लेंट। तो अगर कोई और नया ग्राउंड भी अगर कोर्ट लेके सामने लेके आता है प्लेंटिफ, तो वो कह रहे हैं बस इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए प्लेंट के ग्राउंड से, तो उसको भी परमिट कोर्ट कर देती हैं। फिर आता है रिलीफ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप जा रहे हो कोर्ट में, एक वादी जो होता है, एक वादी जब भी मुकदमा लेके जा रहा है तो बट ऑब्वियस है, हमने कहा उसका कुछ ना कुछ अधिकार हुआ होगा हनन, जिसके रिकवरी करने के लिए वो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलीफ तो मांगेगा ना। तो प्लेंट में हमें स्पेसिफिकली रिलीफ के बारे में भी बताना है। अब यहाँ पर देखो, इसमें 7 और 8 में देखेंगे, सिंपली बता दे कि ये चाहिए या फिर अल्टरनेटिव, ये मैं आपको बता चुकी। अल्टरनेटिव प्लीडिंग क्या होती है, इनकन्सिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती है, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मुझे या तो ये दिलवा दीजिए या फिर ये दिलवा दीजिए, है ना। तो इसलिए ये भी वो प्लेंटिव जो है अपनी प्लेंट में लिख सकता है। अब आ जाओ बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट कहता है रूल 1, तो रूल 1 कह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें प्लेंट में होंगी। तो सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा होता है कोर्ट का नाम। कोर्ट का नाम का मतलब यहाँ पर लिखा होता है इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, इस तरीके से लिखा होता है सबसे ऊपर, और उसको मतलब सेंटर में लिखते हैं जब हम प्लेंट लिखते हैं। तो मैंने आपको बता रही हूँ, अगर आपको फॉर्मेट ढंग से देखना हो ना तो मैंने टेलीग्राम में लिंक शेयर कर देना है, वीडियो अपलोड होते ही आप वो देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखी हुई है प्लेंट, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉड, जिस कोर्ट में सूट लाया जाता है उसका नाम, फिर उसके बाद में जो प्लेंटिव है उसके बारे में लिखा जाता है। ये हम लिखते हैं अपने जो है उल्टे हाथ की साइड लिखते हैं और दूसरी हाथ की साइड लिखते हैं कि वो प्लेंटिव है। जैसे यहाँ लिख दिया ए, ठीक है, सन ऑफ दिस, रेजिडेंस ऑफ दिस, फिर यहाँ हम लिख देंगे कि ये प्लेंटिव है, पूरा नाम लिखते हैं प्लेंटिव, इस तरीके से। फिर उसके बाद में लिखते हैं वर्सेस वी लगा करके, ऐसे वी, ठीक है। फिर लिखते हैं हम नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, जैसे प्लेंटिव का लिखा बिल्कुल ऐसे डिफेंडेंट का लिखना है। और अगर प्लेंटिव या डिफेंडेंट माइनर है, ध्यान से सुनना, प्लेंटिव और डिफेंडेंट अगर माइनर है तो उस केस में ये बात प्लेंट में डालनी ज़रूरी है कि ये जो ये व्यक्ति है जिसकी हम सूट जिसके लिए लेके आ रहे हैं वो माइनर है, ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है। तो आपको पता ही है वो गार्डियन लेके आएगा, व्यक्ति खुद तो नहीं लेके आ सकता, तो स्टेटमेंट भी वहाँ पर होना ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग कि माइनर है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है।
ठीक है। फिर उसके बाद में फैक्ट बताने हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है और कब ये अरोज हुआ। आप डेट भी बताएंगे ना कि फ़ला फ़ला डेट को इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, इसलिए मैं कोर्ट के पास आया हूँ और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। फिर रिलीफ क्या आप चाहते हो वो बताना है। ये सब हमने पढ़ लिया। ये पढ़िए, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जब एक प्लेंटिफ ने कहा है कि भाई सेट ऑफ अलाउ कर दिया, सेट ऑफ कौन अलाउ कर कैसे होएगा आपको अच्छे से पता है। जब अगर एक व्यक्ति मैं हूँ, अगर मैं किसी के अगेंस्ट सूट लेके जाती हूँ 10,000 रुपये का, दूसरा बंदा कहता है कि भाई अच्छा 10,000 रुपये मांगने तो आ गई, अपने पैसे याद नहीं, तो भैया अपने पैसे भी मेरे पैसे, मैंने उससे 15,000 रुपये लिए हुए थे, अपने 10,000 मुझे याद है, 15,000 उस पर दे नहीं रही हूँ। तो वो कहता है सेट ऑफ करवा दो। सेट ऑफ का मतलब आप जो है 15,000 रुपये मेरे लौटा नहीं सकती, तो इसके पे काट लो। कटिंग कैसे कर लो भाई, 10,000 मैंने आपके चुकाने हैं, बी कहता है, और 15,000 आपने मेरे को चुकाने हैं, तो ठीक है 10,000 रुपये मैं आपके माफ़ करता हूँ, लो 5,000 रुपये लौटा दो। तो दैट इज़ वॉट कि उससे मैं नील कर रहा हूँ। तो अगर सेट ऑफ करने के लिए है या फिर अगर रेलिंक्विश करता है, मतलब छोड़ देता है प्लेंटिफ अपनी बात को, अपने जो को किसी मुद्दे को, अपने किसी क्लेम को, उस केस में क्या कह रहे हैं, द अमाउंट सो अलाउड और relinquished क्या होगी, with the plaintiff has allowed a set of or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished ये भी बताना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फी। ये कोर्ट फी के अकॉर्डिंग की बात करी जाए या फिर कोर्ट के पास इतनी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो ये सारी चीज़ें भी प्लेंट में हमें बतानी होंगी। रूल 1 हमें ये कहता है। रूल 2 मनी सूट के बारे में बात करता है। रूल 2 कहता है कि मनी सूट में जब भी बात कर रहे हो कि एक व्यक्ति जो होता है मनी सूट के लेके जाता है, मनी सूट का मतलब ये होता है रिकवरी ऑफ मनी चाह रहा है। क्या हो रहा है, रिकवरी ऑफ मनी। जैसे अभी मैंने आपको कहा था 15,000 रुपये मैंने बी से लेने थे, मैं चली गई, मैंने जो है, या 10,000 रुपये कहे थे ना, 10,000 रुपये लेने थे मैंने बी से, मैं गई कोर्ट के पास, 10,000 रुपये दिलवा दीजिए, तो ये क्या है, मनी सूट है ना। तो प्लेंट को बताना पड़ेगा कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट, मैंने बताया ना 10,000 रुपये, तो ठीक है अच्छी बात है, ऐसे ही बताना है कितनी अमाउंट। मैं कह दूँ आपको, बताया आपको बी ने मेरे से ना उधार लिए हैं, मेरे से 1 महीने पहले बी ने पैसे उधार लिए थे, अब मुझे वापस दिला दो, तो ये क्या बात है, पैसे उधार लिए थे, आप बताओ भाई कितने पैसे लिए थे। तो मतलब स्पेसिफिकली प्रिसाइसली आपको अमाउंट बतानी पड़ेगी कि क्या अमाउंट लिए थी। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात आती है, जहाँ पर प्लेंटिफ सू करता है मैसने प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, जहाँ पर मैसने प्रॉफिट के लिए, मैसने प्रॉफिट का रूल 2 हमारा क्लोज 12, ठीक है। तो जब मैसने प्रॉफिट के लिए प्लेंटिफ सू कर रहा है या फिर एक ऐसे अमाउंट के लिए सू कर रहा है जो कि ड्यू है उसके ऊपर, टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया, अभी 15,000 रुपये मैंने जो है क्या नाम बी के देने हैं, और बी ने अगर मेरे 10,000 रुपये देने हैं, तो ये क्या हुआ, अनसेटल्ड अमाउंट है, मतलब अभी इसकी ये चीज़ भी, ये चीज़ अगर है, या फिर अगर बात करो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि डिफेंडेंट के पोजेशन में है उस केस में, या कोई डेट है जिसकी वैल्यू जो है अभी तक यह है वो रीजनेबल डिलीजेंस के अकॉर्डिंग जो है वो एस्टिमेट नहीं की जा सकती है, तो प्लेंट को अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी पड़ेगी। देखो मैंने कहा इतने उधार रुपए लिए हैं, ठीक है, इतने उधार रुपए इसने मुझसे लिए हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कितने। लेकिन अगर हमारे बीच में आपस में कुछ इस तरीके का लेनदारी चलती रहती है और काफ़ी अमाउंट क्लब हो गया, कोई बी ने मेरे देने हैं, ए ने मैं ए हूँ, मैंने उसके कुछ देने, इस तरीके से काफ़ी सारा हो गया, लेकिन अभी तक हमने हिसाब किताब नहीं बनाया किसके कितने पैसे देने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अमाउंट इस केस में बतानी पड़ेगी। समझ गए, कौन कौन सी केस में, जहाँ मैसने प्रॉफिट है, जहाँ पर अभी अनसेटल्ड अकाउंट है, जहाँ पर अभी डिफेंडेंट के पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो डेट्स हैं जिनकी अभी तक हमने जो है उसको एस्टिमेशन नहीं लगाया कि कितना उधार है, तो इन चारों केसेस में क्या करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हो। बाकी अदरवाइज केस में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, मनी के लिए सूट फाइल हो रहा है तो स्पेसिफिक अमाउंट बतानी पड़ेगी। अब आता है सब रूल 2, ठीक है। सब रूल 2 क्या कहता है कि जो प्लेंटिफ होता है, जो इंटरेस्ट मांग रहा है, जो प्लेंटिफ इंटरेस्ट के लिए, ब्याज के लिए बात लेके आया है, तो उसकी प्लेंट में ये बात आनी चाहिए कि क्या वो जो इंटरेस्ट मांग रहा है वो कमर्शियल इंटरेस्ट के, कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मांग रहा है, मतलब कि उनके बीच में कुछ बिजनेस हुआ था, उस बिजनेस पे, जैसे कि हम बात करें उधार के, जैसे ये देखो ए और बी 2 जने हैं, अब ये क्या करता है, ए जो है इससे गुड्स मंगाता रहता है, रॉ मटेरियल मंगाता रहता है अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई ना।
अनफिनिश्ड गुड्स को ये मंगाता है अब आगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये क्या हुआ, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुई। सेक्शन 34 में कमर्शियल ट्रांजेक्शन की बात हुई। तो यही कह रहे हैं कि अगर प्लेंटिव जो है वो इंटरेस्ट मांग रहा है वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन के पर्सपेक्टिव में है और प्लेंटिव जो ये सब है वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है, या फिर जो कोई और एक्ट है जो कि यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्लेंट में किस एक्ट के अंदर वो इंटरेस्ट को मांग रहा है, या फिर कोई और बेसिस है जिस पे वो इंटरेस्ट मांग रहा है, तो वो सारे बेसिस उसको बताने पड़ेंगे। सिंपल बात है। रूल 3 कहता है, रूल 2 कहता है मनी सूट के बारे में, ठीक है। रूल 3 कहता है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, समझ गए। रूल 2 जो है वो बात करता है मनी के बारे में, मूवेबल प्रॉपर्टी भी उसने बता दी। और जब रूल 3 हो जाएगा, रूल 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। तो कह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो उस केस में प्लेंट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्लेंट के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी कौन सी है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होंगे, याद है जब भी एक सेल डीड होती है, ठीक है, जब सेल डीड होती है तो उस वक्त जब उसको रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री कराते हुए जैसे ये ज़मीन है तो उसकी रजिस्ट्री कराते हुए ये करा जाता है कि इसके बराबर में फ़लाँ की ज़मीन है, ये इतने बीघा की ज़मीन है, ये जो है इस पे इस तरीके की फसल उगाई जाती है, मतलब ईच एंड इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन यहाँ खुलता है, इस पर्टिकुलर गांव में है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कोई और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड भी रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कोई और रिमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे किसी का घर है तो बराबर में किसका घर है, नॉर्थ में दरवाज़ा खुलता है, घर बेचने की अगर डीड होती है तो उसके बारे में बता रही हूँ। नॉर्थ में दरवाज़ा खुलता है, साउथ में दरवाज़ा खुलता है, इस डायरेक्शन में मुंह है, मतलब सारी चीज़ें, इस डायरेक्शन में बैक साइड है, बैक साइड में इसका मकान है, लेफ़्ट साइड में इसका है, और कितनी दूरी पे ट्रैवल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, कितनी सड़क कितनी दूरी पे है, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट हम कह रहे हैं कि जब हम सूट फाइल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हर चीज़ स्पेसिफाई करते हैं कि क्या जो ये घर है ये किस लोकेलिटी में है, कितनी मतलब कितनी आसपास जो है कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, क्या कौन कौन सा घर है, उन सब के बारे में भी हम उसके अंदर सूट के अंदर लिखते हैं। बाउंड्रीज, नंबर्स, ये सारी चीज़ें, जैसे कि ज़मीन की बात करो तो खसरा नंबर में भी ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। सच बाउंड्रीज और नंबर जो है वो पता होने चाहिए। रूल 4 कह रहा है जब प्लेंटिव जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में आता है। अब देखो यहाँ पर हमने ऑर्डर 1 रूल 8 में क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो हमारा ऑर्डर 7 रूल 4 क्या कहता है, जब प्लेंटिव रिप्रेजेंटेटिव में कैरेक्टर में आता है, मतलब किसी और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब और बहुत सारी पार्टीज़ को, एक या और बहुत सारी पार्टीज़ को जब रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में द प्लेंट शैल शो नॉट ओनली दैट ही हैज़ एन एक्चुअल existing interest in the subject matter but that he has taken the step necessary to enable him to institute a suit concerning it। समझ गए बात को कि भाई इसको दोनों चीज़ें बतानी होंगी। पहली बात तो ये कि उसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है। एक व्यक्ति अगर किसी को रिप्रेजेंट करता है एज पर ऑर्डर 1 रूल 8, आपको अच्छे से पता है प्लेंटिव भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम ऑर्डर 7 के रूल 4 में प्लेंट की ही बात करते हैं तो प्लेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने जो बात की थी प्लेंटिव्स क्या कर सकते हैं, उनमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था वो, तो आपको अगर याद हो तो यहाँ पर उसका सभी का इंटरेस्ट है, ठीक है, सभी का इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो पीछे रह गए, मतलब पीछे रह गए का मतलब जो लोग आगे नहीं आते और किसी और को अपने बिहाफ पे भेज रहे हैं, उसका इंटरेस्ट तो है नहीं, उसको कोई मतलब तो है नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ से या पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से, लेकिन हमने फिर भी उसको आगे लगा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता है तो उस केस में जो प्लेंटिफ होता है उसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है, और उसने जो है वो नेसेसरी स्टेप जो है वो लिए हैं टू इनेबल हिम टू सूट कंसर्निंग इट। रिप्रेजेंटेटिव सूट में आने के से पहले जो जो चीज़ें करनी होती हैं वो सब उसने की हैं, जैसे कोर्ट से परमिशन लेनी, बाकी सबको पता हो नहीं पता हो, बाकी सबके सिग्नेचर लेने जरूरी नहीं होते। तो ये सारी बातें जो ज़रूरी हैं ऑर्डर 1 रूल 8 के अकॉर्डिंग वो सब उसने कर लिया हो। रूल 4 ये कहता है ऑर्डर 7 का। रूल 5 क्या कहता है, डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन। यहाँ पर ये भी बताना है कि डिफेंडेंट जो है, प्लेंट में ये भी लिखा होना चाहिए कि डिफेंडेंट जो है वो इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर में, मतलब कि उसका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट है, वो भी कोई ना कोई हित रखता है, और तभी वो जो है कब्जा करके बैठा है, या फिर तभी मेरे और उसके बीच में लड़ाई हुई। अगर उसे कोई मतलब ही नहीं है तो भाई जो मर्जी कर लो, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति का, डिफेंडेंट का भी कोई इंटरेस्ट है, या फिर वो क्लेम करता है कोई इंटरेस्ट, तो कह रहे हैं दैट ही इज़ लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर द प्लेंटिव्स डिमांड। तो वो प्लेंटिव की डिमांड पे उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है। फिर रूल 6 क्या कहता है, देखो वो मैंने आपको बता ही दिया था, ग्राउंड फॉर ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, कि अगर कभी लिमिटेशन पीरियड के बाद आता है कोई प्लेंट, तो उस केस में कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ना है ना हमारे लिमिटेशन एक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। वेट द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, द प्लेंट शैल शो द ग्राउंड अपॉन विच एग्जाम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड। मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, प्रोवाइजो भी बता दिया कि द कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू क्लेम एग्जाम्पशन from the law of limitation on any ground not set out in plaint if such ground is not inconsistent with the ground set out in the plaint। तो अगर inconsistent नहीं है तो उस केस में एग्जाम्पशन उसको मिल जाएगी। रूल 7 क्या कहता है, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। यहाँ ध्यान देना, रिलीफ जो चाहिए उसको, किसको, प्लेंटिफ को, किस लिए कोर्ट में आया है, वो रिलीफ जो उसको चाहिए वो स्पेसिफिकली उसके अंदर मेंशन करे, आदर सिंपली या अल्टरनेटिवली। सिंपली कह दे कि मेरा जो घर है ये लेके बैठा है, मुझे घर दिला दीजिए, सिंपल हो गया। अल्टरनेट में कह रहा है कि ये जो घर है ये मेरे टाइटल ही है, ये मेरे को वसीयत में मिली थी, तो अल्टरनेटिवली भी प्रे कर सकता है वो कि मुझे ये रिलीफ नहीं तो ये रिलीफ। जैसे अगर कहें कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवा दीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं तो चलिए कंपेंसेशन दिलवा दीजिए, तो इस तरीके से अल्टरनेटिव भी वे बोल सकता है, और यहाँ पर जनरल भी एक ऐसी बात बोल सकता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। विच में ऑलवेज बी गिवन एज द कोर्ट में थिंक जस्ट टू द सेम एक्सटेंट एज इफ इट हैड बीन आस्क्ड फॉर। ध्यान से समझना इस बात को, बिल्कुल ऐसा ही कोर्ट को जो उचित लगेगा कोर्ट बिल्कुल वैसा ही करने वाले, इससे ज़्यादा नहीं। एंड द सेम रूल शैल अप्लाई टू एनी रिलीफ क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि भाई वही बात है कि जनरल भी हो सकता है, अदर रिलीफ भी हो सकता है, जो कि कोर्ट जो है वो दे सकती हैं जहाँ पे उन्हें ठीक लगता है देना। और यहाँ पर सिंपली बात जो ये बात कही गई है प्लेंट के लिए, वो रिटन स्टेटमेंट के लिए भी अप्लाई होती है। रूल 8 कहता है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड। इसको ध्यान से समझना, कह रहे हैं जब प्लेंटिफ जो होता है वो अलग अलग क्लेम्स के बेस पे रिलीफ लेके आता है, सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम्स है, मतलब उसके पास अलग अलग क्लेम है। जैसे कह रहा है कि भाई इसने क्या किया, मेरे साथ एक बार मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, फिर उसकी वजह से मेरे को जो है उठा के घर से बाहर फेंक दिया, तो अब मुझे कंपेंसेशन भी चाहिए, मुझे मेरा पोजेशन भी वापस चाहिए। तो अलग अलग क्लेम के ऊपर भी वो जो है रिलीफ लेकर के आ सकता है, और कोर्सेस ऑफ एक्शन के बीच पे अलग अलग के बेस पे लेके आ सकता है। फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्राउंड दे शैल बी स्टेटेड एज फार एज मे बी सेपरेटली एंड डिस्टिंक्ट। तो वो इन दोनों सब चीज़ों को, मतलब हमें पता है नंबर में लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो दैट ये हो गया इस व्यक्ति ने पोजेशन ली, दैट मुझे इसका कंपनसेशन दिलवा दो। तो इस तरीके से अलग अलग आप उसको सेपरेटली जो है वो डिस्टिंक्टली डिफरेंटली जो है उसको प्लीड कर सकते हैं, मतलब प्लेंट में ला सकते हैं। अब आता है रूल 9। रूल 9 क्या कहता है, कोर्ट ऑर्डर करते हैं समन के लिए। देखो बच्चे बहुत सिंपल बात है, जब व्यक्ति प्लेंट लेके आया, उसने कॉज ऑफ एक्शन बताया, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ वाद लेके चला गया है। अब ऐसे कहीं पोस्टर तो लगते नहीं कि फला के घर के बाहर जाके पोस्टर लगाया है, चलो वो भी अलग चीज़ हो गई, वो अलग बात है, उसको यहाँ पे नहीं लेके आते, अदरवाइज मतलब चीज़ हम डाइवर्ट हो जाएंगे, रूट डाइवर्ट हो जाएगा। चस्पा तो हो जाता है, फिर वो उस केस में होता है जब वो भाग रहा होता है ना, मतलब जब वो क्या करता है, अब्सकॉन्डिंग होता है, तो उस केस में। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को बताना है कि आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, तो उसे समन तो देना पड़ेगा। समन देने के लिए क्या होता है, प्लेंटिफ को कोर्ट डायरेक्ट कर सकती हैं कि जितने डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपीज़ का आप समन लेके आओ। कितने दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर अलोंग विद द रिक्विसाइट फीस। जिस दिन कोर्ट अलाउ करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि आप जो है ये क्या लेके आओ, आप जो है समन इशू करो किसको, डिफेंडेंट को, उस दिन से लेकर के, और 7 दिन हो जाने चाहिए, समन भेजा जाना चाहिए किसको, डिफेंडेंट को। इसके साथ साथ रिक्वाइज्ड फ़ी भी होनी चाहिए जो समन को भेजने में डिफेंडेंट को जो है वो लगेगा। ऑब्वियसली बात है,
कोर्ट थोड़ी ना पे करेगी हमारे समन के बारे में। तो समन को देने में जितनी फ़ीस लगेगी उस फीस के साथ साथ 7 दिन के अंदर अंदर जो व्यक्ति है मतलब प्लेंटिफ है वो क्या कर सकता है, वो समन जो है वो इशू करेगा किसको, डिफेंडेंट को। तो ये हो गए हमारे ऑर्डर 7 रूल 1 से लेकर रूल 9 तक, बड़े सिंपल थे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।